अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ज़रा तसव्वुर करें कि आप आज से 4,500 साल पहले ज़िंदा होते तो आपका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा होता। आप किस तरह के कपड़े पहनते, किस तरह का आपका दिन होता, किस तरह के आपको रस्म व रिवाज होते, किस तरह के तरीक़े होते और आप कैसे दिखते। या ये कि 4,500 साल पहले आपको मेहनत और मुशक्क़त की नोयत क्या होती, अंदाज़ क्या होता, घर कैसे होते, गलियाँ कैसी होती और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद आपकी शख्सियत कैसी होती। मैं एक ऐसे जगह आया हूँ जो 4,500 साल पहले अपने अरूज पर थी ये जगह, और इस जगह का नाम है मोहनजोदाड़ो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो के बारे में दो मुख्तलिफ जो है वो बातें आमतौर पर कही जाती हैं। एक बार कहा जाता है कि इसका नाम मोहनजोदाड़ो यानी मोहन का टीला, और दूसरी बार इसके बारे में जो कही जाती है वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो यानी मरे हुओं का टीला। मोहन सिंधी ज़बान में मरे हुओं को कहते हैं। मैं उसके मेन एंट्रेंस गेट से जो है वो अंदर दाखिल हुआ और आते ही जिस चीज़ ने मेरा इस्तकबाल किया है वो ये देखें, उस दौर की बैलगाड़ी। यानी आज तो आप जो है वो कारों पर, हेलीकॉप्टर्स पर और जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था कि आपको इन जैसी बैलगाड़ियों पर जो है वो सफ़र करना पड़ता। इसी तरह ये चूँकि दरिया सिंध के जो है वो बहुत करीब था उस वक्त, उस ज़माने में, तो इस तरह की जो है वो कश्तियाँ चला करती थी। ये गंदोले हुआ करते थे। यानी ये अक्कासी की गई है उस दौर की, एक दीवार बनी हुई है। ये इंट्रेंस गेट सामने आपको नज़र आ रहा होगा, सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, और ये उसके साथ एक दीवार बनाई गई है जिस पर पुराने मोहनजोदाड़ो की अक्कासी की गई है। कहते हैं अपने दौर का जदीद तरीन शहर था ये, और इसके पाए का कोई शहर नहीं था। ये वही तहज़ीब है जिसे वादी सिंध की पुरअसरार तहज़ीब कहा जाता है, और पुरअसरार इसलिए कहा जाता है कि ना इसके शुरू होने का किसी को पता है और ना इसके ख़त्म होने का किसी को पता है कि ये ख़त्म कैसे हो गई। इसको आप हड़प्पन तहज़ीब भी कह सकते हैं, यानी हड़प्पा की तहज़ीब भी कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ ये एक ही तहज़ीब के शहर हैं, और मोहनजोदाड़ो उनमें से सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। कहते हैं कि इसकी आबादी उस वक्त 40,000 के लगभग थी। तो ज़रा सोचें कि आज भी अगर 40,000 की आबादी का, उस वक्त तो आबादी थी कम, लेकिन अगर उस वक्त भी जो है वो कोई मतलब आज भी अगर 40,000 की आबादी का कोई शहर हो तो वो अच्छा खासा वसी होगा और उसमें अच्छी खासी जो है वो सहूलतें होगी। लाखों ईंटों की मदद से, पक्की हुई ईंटों की मदद से ये शहर तामीर हुआ। इसकी गलियां, इसके कूचे, करिए, इसकी इमारतें आज भी लोग नहीं समझ सके, यानी मुहक्किकीन नहीं समझ सके कि ये सब कुछ उन्होंने कैसे तख्लीक किया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये भी नहीं पता कि ये शहर अपने अरूज पर तो पहुंचा, ये तो सबको पता है, लेकिन अचानक से खामोश कैसे हो गया ये किसी को नहीं पता। शेख जावेद अली सिंधी ये मेरे साथ हैं, और मुझे ये मोहनजोदाड़ो की साइड जिस हद तक मुमकिन हुआ मुझे बूढ़े आदमी से मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। पहली मरतबा सर जॉन मार्शल 1925 में यहाँ पे आए खुदाइयों के सिलसिले में, क्योंकि साइट डिस्कवर हुई थी 1912 में। 1912 में मोहनजोदाड़ो सबसे पहली मरतबा दरियाफ्त हुआ, क्योंकि इससे पहले वो जंगल के अंदर छुपा हुआ एक शहर था। ठीक। तो उस ज़माने में लोग इसको कहते थे बग्गी फॉरेस्ट, यानी बग्गी गांव का जंगल। अच्छा। जंगल के बीच में 5 मील की दूरी से एक टावर बड़ा सा नज़र आता था। अच्छा। तो लोग उसको कहते थे मोहनजोदड़ो या मोहेंजी माड़ी। तो उसके बाद ये मशहूर हो गया कि ये मोहनजोदड़ो है और मोहेंजी माड़ी है। जंगल के बीच में, उस जंगल के अंदर मुख्तलिफ जंगली जानवर रहते थे, जैसे लोमड़ियाँ हो गई या गीदड़ हो गए, सांप हो गए, परिंदे, इसके अलावा हिरने वगैरह वो होती थी, या दूसरे जो भी जानवर होते थे वो रहते थे। और बहुत ही ये खौफनाक इलाका था जहाँ से लोगों का ख्याल था कि जिन भूत है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग आने से गुरेज करते थे, डरते थे। अच्छा। इसीलिए ये सारी साइट प्रिजर्व हो गई नेचर की वजह से, क्योंकि जंगल था। अगर यहाँ पे जंगल ना होता तो क्या होता, यहाँ पे कोई फ़र्ज़ करें कि जदीद ज़माने की कोई बिल्डिंग बन जाती, कोई फ़र्ज़ करें मंदिर बन जाता, मस्जिद बन जाती, किसी सूफ़ी की दरगाह बन जाती, श्राइन बन जाती, या कोई ऑक्यूपाई हो जाता, कोई गांव बस जाता। तो इसी वजह से, जंगल की वजह से ये बच गई सारी साइट। सही। तो 1912 में मिस्टर भंडारकर पहली मरतबा यहाँ पे आए। सही। उन्होंने साइट को देखा, फ़ोटोग्राफ लिए। 1912 में वो सिंध के टूर पे थे, मॉन्यूमेंट्स की सर्वे कर रहे थे।
उन्होंने एक ही दिन में आके इसको देखा, फोटोग्राफ लिए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। अच्छा। और उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई, तो वो चले गए और उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैंने ये साइट देखी है, लेकिन मुझे जो है लगता है कि उन्होंने आसपास के लोगों से, यहाँ पे जो रहते थे गांव वाले, उनसे पूछा कि कितनी साइट पुरानी है। उन्होंने इनको बताया कि भाई हम जो है मुग़लों के ज़माने से और कल्हड़ों के ज़माने से, तालपरों के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, तो हमें बस यही पता है कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो 250-300 सालों से यहाँ पे टीले के आसपास, मोहनजोदड़ो के आसपास रहते आ रहे हैं गाँव के अंदर। तो उन्होंने लिखा, नोट वो छपा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद वो चले गए। 1920 में हड़प्पा की दरियाफ्त हुई, हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई, और वहाँ से इंडस सील्स जो छोटी सी होती हैं ना, 1 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की, वो सील्स मिली, जिनके ऊपर टेक्स्ट है इंडस स्क्रिप्ट का, मोहनजोदड़ो की तहरीर है, और नीचे मुख्तलिफ जानवर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न है, फिर हाथी है, फिर बुल है, फिर गेंडा है, फिर टाइगर्स हैं और दूसरे जानवर हैं ऐसे। तो वो सील्स वहाँ से दरियाफ्त हुई 1920 में। राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने खुदाई की, तो उनको वो सील्स मिली। यही वो ज़माना था जब सर जॉन मार्शल ने अपने एक नौजवान अफसर, जिनका नाम था मिस्टर R.D. बैनर्जी, ही वॉज अ बंगाली आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, उन्होंने उनको एक असाइनमेंट दी कि आप पंजाब जाएं, सिंध जाएं, और जाके सिकंदर आज़म के दौर के वो कतबे, पत्थर के कतबे, तहरीरें, और इसके अलावा वो चीज़ें देखें जो कुर्बान गाहें कहला जाती हैं, अल्टर्स। यानी सिकंदर आज़म ने जो जो शहर इलाके फ़तेह किए, वहाँ पे उसने शुक्राने के तौर पर देवियों और देवताओं की कुर्बान गाहें सेक्रीफाइस के लिए बनाई थी, अल्टर्स बनाई थी। तो मार्शल ने उनको कहा कि आप जाएं और वो कुर्बान गाहें और यूनानी तहरीरें दरियाफ्त करके देखें। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे आए, घूमते 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 इंडिया के कुछ इलाके, फिर पंजाब से होते हुए सिंध में आए, लाड़काना रीजन में आए। तो लोगों ने उनको बताया कि दरिया सिंध के किनारे पे मोहनजोदड़ो के नाम से बड़ा टीला है, जो बहुत ही शानदार है, बहुत बुलंद है, 72 फीट हाई है, तो आप वो जाके देखें। तो एक दिन वो यहाँ पे आए शिकार के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे मकामी जो अफसर होते थे उस ज़माने में, मैजिस्ट्रेट वगैरह, मुख्तियारकार, उन्होंने शायद कोई, या इलाके के लोगों ने, बास लोगों ने उनकी कोई दावत की थी, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, या ऐसे ही कोई आ रहे थे यहाँ पे, तो शिकार का उनको ख्याल हुआ। तो घोड़े पे बैठे थे और चढ़े, एक हिरनी देखी। अच्छा। और हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आके जंगल के अंदर वो हिरनी गुम हो गई, और ये थक हार के एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तो जैसे सर जॉन मार्शल के ज़माने में उनके एक अफसर थे, जिनका नाम था मिस्टर R.D. बैनर्जी। अच्छा, ये R.D. बैनर्जी की बात आप मुझे बता रहे हैं। रखियल दास बैनर्जी, ठीक है। तो वो यहाँ घोड़े पे आके शिकार करते हुए थक गए और एक दरख्त के नीचे बैठ रहे थे। तो जैसे ही थक हार के बैठे, हिरनी चली गई, गुम हो गई। तो उनका जो पैर है वो एक स्टोन चर्ट ब्लेड से लगा। अच्छा। एक पत्थर का एक चाकू होता है जिसको हम चर्ट ब्लेड कहते हैं, ठीक, CHERT, चर्ट BLAD, ब्लेड, सही। तो वो लगा, वो उसने देखा, उसने पहले भी देखा था किसी म्यूजियम में कई साल पहले। अचानक उसको ये बात आ गई कि ये तो हज़ारों साल पुरानी एक एंटिक चीज़ है, ये पुरानी एक नायाब चीज़ है, ये जंगल के बीच में क्या कर रही है। तो उसने वो जहन घुमाना शुरू किया, फिर सोचा कि मैं इसको देखता हूँ। फिर स्तूपा को देखा, जायज़ा लिया आसपास, इधर उधर, ये वो। स्तूपा के ईस्टर्न साइड से उन्होंने खुदाई की और उनको वो सील्स मिली जो हड़प्पा से मिली थी। अच्छा, ठीक है। इस तरीके से उनको बहुत खुशी हुई कि जो सील्स हड़प्पा से मिली थी 650 किलोमीटर दूर, वो यहाँ से मोहनजोदड़ो, लाड़काना, सिंध से मिली। तो बहुत खुश हुआ। उसने वो सारी जो सील्स की रिपोर्ट है लेटर बना के सर जॉन मार्शल को भेज दी और बताया कि मैंने ऐसे पुराना शहर दरियाफ्त किया है और वही सील्स मिली हैं जो हड़प्पा से मिली थी। तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप जो है वो कंटिन्यूस खुदाई का काम करते रहें। तो ये दिसंबर 1922 का ज़माना था। अच्छा, यानी ये मोहनजोदड़ो के दरियाफ्त होने की कहानी है। उसके बाद 1923 में भी यहाँ पे रहे, खुदाइयाँ की। 1924 में बीमार हो गए और फिर उनका तबादला हो गया, वो चले गए। और उसके बाद सर जॉन मार्शल पहली मरतबा 1925 में यहाँ पे आए। अच्छा। और यहाँ आके इस जगह में रहे और 1925, 26, 27, 28 तक हर साल यहाँ पे आते रहते थे। सर्दी के ज़माने में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश थी और खुदाइयों की निगरानी करते थे। अच्छा। 1929-30 में जाके उन्होंने लंदन में किताब कंपाइल की जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके 3 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए लंदन से 1932 में। अच्छा, तो ये इसको कितना अरसा लगा मोहनजोदड़ो को ज़मीन की गोद से बाहर निकलने में?
मैं कह सकता हूँ कि 1912 से लेकर बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर भंडारकर। सो ही डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम मोहनजोदड़ो, देन इट वाज रिपोर्टेड टू ASI। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, तो 1912 से लेकर 1922 के ज़माने तक ये पहली डिस्कवरी भी थी और एक्सकेवेशन भी थी। फिर जो बाज़ाब्ता साइंसी खुदाइयाँ हैं वो सर जॉन मार्शल ने खुद आके यहाँ पे की, और उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 1000 से लेकर 1200 के करीब मकामी जो लेबर था, आसपास के गांव के जो रहने वाले थे, उनको उन्होंने हायर किया एज ए लेबर और यहाँ पे काम पे लगाया। सही। अपने 6 असिस्टेंट मुकर्रर किए 6 टीलों पे, और हर किसी असिस्टेंट को 300, किसी को 250 मज़दूर दिए कि भाई आप 200, 250, 300 मज़दूरों पे को लेकर यहाँ पे खुदाइयाँ करें। दूसरे को कहा कि आप वहाँ पे जाके खुदाइयाँ करें। तो ऐसे अपर सिटी जो है किले का ऐसा, वहाँ पे 2 अपने असिस्टेंट को मुकर्रर किया। एक थे खान साहब अहमदुद्दीन सिद्दीकी जो टेक्सला के थे, उन्होंने खुदाई की तो उनके नाम से SD एरिया, स्टूपा एरिया। उसके साउथ में BL धामा ने खुदाइयाँ की जिसको हम कहते हैं L एरिया। 2 एरियाज़ ये हो गए अपर सिटी में। 4 एरियाज़ हैं लोअर सिटी में, DK एरिया, VS एरिया, HR एरिया, मुनीर एरिया। अच्छा, वो किन के नामों पर है? DK एरिया मिस्टर KN डिक्सिट थे जो बहुत ही एक काबिल माहिर आसार कदीमा थे। उन्होंने वहाँ पे खुदाइयाँ की 200-300 मज़दूरों के साथ। फिर दूसरे जो थे मिस्टर वेट्स थे। मिस्टर वेट्स ने, मधु स्वरूप वेट्स पूरा नाम है, उन्होंने वहाँ पे खुदाइयाँ की जहाँ से हमें कपड़े को कलर करने का कारखाना मिला। अच्छा। उसके बाद तीसरे नंबर पे HR एरिया है जहाँ पे गरीब और हुनरमंद कारीगर रहते थे 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो के पुराने शहर में। चौथा जो इलाका है मिस्टर QM मुनीर ने एक्सकेवेट किया जो दरिया के साथ है। वहाँ पे 5000 साल पहले एक इंडस्ट्रियल जोन था जहाँ पे 50 से ज़्यादा कारखानों के हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो 4 एरियाज़ लोअर सिटी में खोदे गए, 2 एरियाज़ अपर सिटी में खोदे गए। तो टोटली इस वक्त जो मेन एरियाज़ हैं वो 6 हैं अपर सिटी और लोअर सिटी में। अपर सिटी में 2 आते हैं किले के अंदर, SD और L। बाकी जो 4 साइड्स हैं वो किले से बाहर हैं। दोनों के हिस्सों की आबादी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जब आबाद था 50,000 से लेकर 1 लाख लोग यहाँ पे रहते थे। अच्छा। और ये जो टोटल एरिया है मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट का 555 एकड़ में ये हमारी सारी साइट है। गोलाई में तकरीबन 555 एकड़ जिसका टोटल एरिया है। सही। उसका सिर्फ 10% हिस्सा खोदा हुआ है। 90% जो शहर है वो अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। ओह। जिसकी मज़ीद खुदाई होनी चाहिए। अच्छा, गुड। आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी मोहनजोदड़ो के शहर के हवाले से और उसकी खुदाई के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत की पॉइंट्स हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो ज़मीन से निकला कैसे। जी। वो कौन सा हादसा हुआ, कौन सा वाक़या हुआ जिसकी वजह से पता चला कि जी इस मट्टी के नीचे या इस पहाड़ी के नीचे पूरा शहर दफन है। ये जो सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जावेद साहब ने मुझे बताया है कि ये किले का हिस्सा था और यहाँ बादशाह, उसके वज़ीर, उसके मुशीर और जो आला अफसरान थे वो रहा करते थे। जबकि जो आवाम का जो यानी अवामी जो एरिया था वो ज़ेरी इलाका है। मतलब वो किले के बाहर की बाकायदा कॉलोनी बनी हुई थी और वो वहाँ रहा करते थे। अरे यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है वो आपने मेरे हाल बताया था ना कि 10% खुदाई हुई है। 90% जो है वो अभी भी ये ज़मीन के अंदर दफन है और उसे इसलिए नहीं छेड़ा जा रहा कि अगर खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान पहुंचता है बारिशों से या किसी और वजह से, तो फिर उसकी प्रिजर्वेशन जो है वो नामुमकिन हो जाएगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन होगी। तो कुछ साइन बोर्ड्स हैं मोहनजोदड़ो के हवाले से अंग्रेज़ी में, सिंधी में, और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स SD एरिया। सामने ये बादशाह का मुजस्मा, वो अनएक्सकेवेटेड एरियाज़ हैं, बड़े बड़े टीले, और जो स्टूपा है सामने नज़र आ रहा है ये 72 फीट हाई है। ज़मीन की आम सतह से 72 फीट ऊंचा है स्टूपा। सही। और इस ज़मीन के नीचे 40 फीट नीचे भी शहर है मोहनजोदड़ो अंदर ज़मीन के अंदर। अच्छा जी, जावेद साहब मुझे बता रहे हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं सारा के जो भी है, हाँ, ये जो भी जो हम पार्क वगैरह देख कर आए हैं, ये ज़मीन इसके नीचे जो है वो 40 फुट नीचे मोहनजोदड़ो का वो बाकी मानदा हिस्सा मौजूद है जो है मतलब एक्सकेवेट नहीं किया गया, खुदाई नहीं की गई उसकी। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में 26 हरूफ हैं ABC, सिंधी में 52 हरूफ हैं अलिफ बे ते। तो इस ज़ुबान में जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़ुबान कही जाती है, इसमें 417 निशानियाँ हैं।
There are 417 signs, characters and letters in this language, and this language is not decoded or deciphered. ये ज़ुबान आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन जो सबसे बड़े माहिर हैं इस ज़ुबान के वो हैं डॉक्टर आस्को पारपोला। वो फ़िनलैंड में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। उनका कहना है कि दिस लैंग्वेज इज़ एक्चुअली अ प्रोटो द्राविडियन लैंग्वेज। ये प्रोटो द्राविड़ी ज़ुबान है जहाँ से द्राविडियन लैंग्वेजेस पैदा हुई। अच्छा। जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कोई है, गोंडी है, टोडा है, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक ज़ुबान बोली जाती है जिसको बिरोही की कहते हैं, ब्राहवी जो झालावान में, सारावान में, खोजदार, कलात रीजन में बोली जाती है, सिंध में भी बोली जाती है। तो वो ज़ुबान, ये ज़ुबानें मोहनजोदड़ो की और सदर्न इंडिया की ज़ुबानें तमिल जैसी, वो सभी आपस में मिलती जुलती हैं, हाँ। लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी अब तक। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कोई कुछ अर्सा पहले, 2017 में 20 में हुई थी। जी जी। हाँ, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 2। अच्छा। सारा शहर पक्की ईंटों से बना हुआ है, यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल कम हुआ है। अच्छा। क्योंकि पत्थर या तो खीरथर की पहाड़ियों में है या तो फिर सखर और रोड़ी के आसपास। सही। तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था मिट्टी थी, दरिया की, और पानी था, तो दोनों को मिक्स करके ऐसी कच्ची ईंटें बनाई जाती थी, फिर उनको भट्ठों के अंदर पकाया जाता था। सही। ये वो जंगल का हिस्सा है जो 1912 और 1922 में ऐसे ही नेचुरली था। जंगली जानवर रहते थे, गीदड़, लोमड़ियाँ, सांप और हिरनियाँ वगैरह। इसी जंगल के अंदर बैनर्जी साहब आए थे शिकार करते हुए, और यहीं पे वो हिरनी गुम हो गई। अच्छा। घोड़ा दौड़ाते हुए थक गए, दरख्त के नीचे बैठ गए। यानी अगर हिरनी गुम ना होती तो मोहनजोदड़ो ना मिलता। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये उस हिरनी का कमाल है कि उसने जो है वो, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे कोई मिथ नहीं है, नहीं। आर.डी. बैनर्जी की अपनी रिपोर्ट में लिखी हुई बात है। सही। और पब्लिश्ड है। सही। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2014 में फेस्टिवल करवाया था। अच्छा 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 अच्छा। ये सारे जंगल के हिस्से हैं, अनएक्सकेवेटेड एरियाज हैं, जिनकी खुदाई अभी तक रहती है। सही। ये हिस्सा देखें, ये भी आधा हिस्सा रहता है, वो हिस्सा एक्सकेवेटेड है। ठीक। ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, पेवमेंट्स, ताकि जो टूरिस्ट हैं इनके ऊपर घूमें। सही। और ये कुछ ड्रेन्स हैं, शैलो ड्रेन, ताकि बारिशों का जो पानी है वो यहाँ से आसानी से गुजर के, ये तो हमने खुद बनाई हुई है ना, हमारे आजकल के ना ड्रेन। सही। देखें, लाइटिंग का भी बंदोबस्त किया गया ताकि रात को ये बहुत ही खूबसूरत लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी साइट आपको साफ नज़र आएगी। देखें, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो स्टाफ मामूर है वो इसकी देखभाल करता है, सफाई करता है। यहाँ पे कोई भी आपको कचरा वगैरह नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको डायरेक्शन दी जाती हैं कि आप रास्तों से घूमें और साइड का ख्याल रखें। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पता चली है कि जो एक्चुअल जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर आपने एक और तह चढ़ाई हुई है। हाँ, वो ये है, जैसे ये सामने कच्ची देखे ना ईंटें हैं। हाँ जी। ये हमने इनको सैक्रिफिशियल लेयर्स दी हैं। अच्छा। यानी आर्टिफिशियल लेयर्स दी हैं ताकि जो अंदर के आसार ओरिजिनल उनको बचा सकें हम बारिशों से। सही सही। इसीलिए या तो साइडों से या ऊपर से। और ये भी मुझे पता चला कि ये ईंटें खास तौर पर इसी पर्पज़ के लिए तैयार की जाती हैं। इनकी मिट्टी जो है वो दरिया से ली जाती है जिसमें साल्ट वगैरह कम हो। अच्छा। पानी को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये ईंटें बनाई जाती हैं। सही। और लेबॉर्ट्री के अप्रूवल के बाद ही वो मिट्टी पास होती है। ठीक। और पानी पास होता है। ठीक। मतलब बड़े साइंटिफिक तरीके से जो है वो इसको प्रिजर्व भी किया जाता है और इसका ख्याल भी रखा जाता है। क्योंकि ये यूनेस्को की साइट है ना, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी ये देखें, 2 लेयर्स हमने दिए हैं ऊपर गारे से और जो गंदम का भूसा होता है। हाँ जी। उससे, ताकि जो नीचे वाले आसार हैं वो महफूज हों। सही। ये कॉलेज है, 5000 साल पहले यहाँ पे तालीम दी जाती थी। वाह। कहते हैं कि पुजारियों का कॉलेज था। माशाल्लाह, दूर तक फैला हुआ है ये जो बिल्डिंग देखिए। अच्छा, ये जो सामने द कॉलेज बिल्डिंग है, सामने लिखा हुआ है, ये पुजारियों का कॉलेज था। डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। सही। वहाँ पे सामने वाशरूम्स हैं, कतारें हैं। अच्छा। दोनों साइड से। फिर ओवल शेप्ड कुआं है अंडे की शक्ल जैसा। सही। वो ग्रेट बात है जहाँ पे मजहबी रस्में अदा की जाती थी। सही। और जो सुर्ख रंग का टीला है पीछे, वो अनाज का गोदाम था। अच्छा। और ये ऊपर रिहायशी इलाका। हाँ। तो ये सभी जो आसार थे, जैसे वो टीला है सुर्ख रंग का। सही। किसी ज़माने में एक था झाड़ियों तक। अच्छा। आधे हिस्से की खुदाई की गई तो वहाँ से बिल्डिंग्स मिली, आधे को छोड़ दिया गया ताकि लोग समझ सके कि ये बिफोर है वो आफ्टर है। हाँ, बिफोर और आफ्टर क्या चीज़ है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इन्हीं सभी
जो भी देख रहे हैं आसार, हाँ। इनके ऊपर भी बड़ा जंगल था और टीले थे। सही। तो मार्शल ने यहाँ पे 1000 से लेकर 1200 मजदूरों को लगाया। वो सुबह से लेकर शाम को इसको साफ करते थे, सही। मिट्टी निकालते थे। सही। तो सामने देखेंगे जो दरिया की पुरानी बेड है, रिवर बेड है, वो दरिया सिंध का वहाँ से होता था, दरख्तों के पीछे से। सही। आजकल जो दरिया सिंध है वो इस तरफ पीछे से हमारे बह रहा है। पीछे चला गया है जहाँ हम तो खड़े उसने हैं। अपना दरिया का जो रुख है वो मोड़ दिया है। ये एक हाई स्कूल है, वो हॉस्पिटल है, सामने गांव। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि ये शहर जो तबाह हुआ, वैसे तो कहते हैं जी कि कोई असल असबाब का पता नहीं चल सका, तो जैसे आप बता रहे हैं कि रिवर ने अपना रुख चेंज किया, तो ये मुमकिनात में से है कि सैलाब इससे भा ले गया हो? ज़्यादातर जो काजेज़ हैं मोहनजोदड़ो की डिक्लाइन के वो 17 हैं, मैंने अपने पेपर में लिखे हैं 17। अच्छा। उसमें सबसे जो कॉमन है वो क्लाइमेट चेंज है। अच्छा। इसमें सभी इत्तफा करते हैं। हाँ हाँ। क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद दरियाओं का रुख चेंज करना, जैसे पहले दरिया सिंध इस तरफ से था मगरबी साइड से, सही। लेकिन आजकल दरिया सिंध वो मशरकी साइड से है। हाँ। तो ये है क्लाइमेट चेंज, दरियाओं का रुख चेंज करना, फिर हाई फ्लड्स है। एक पॉइंट में ऐड करूं उसमें। दरिया सारे ज़मीन काटते हैं जी, लेकिन दरिया सिंध का ये रुझान है कि ये मगरब से मशरक़ की तरफ जो है वो जाता है जी, जहाँ जहाँ भी ज़मीन काटता है। जी। प्लीज़ कंटिन्यू। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो और सामने जो खीरसा की पहाड़ियाँ हैं जिसमें 50-60 किलोमीटर में भी से ज़्यादा डिस्टेंस हो, उसमें दरिया सिंध के 17 रिवर बेड हैं। अच्छा। 17 मरतबा दरिया सिंध पहाड़ों को छोड़ता 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 यहाँ आके पहुँचा। ठीक। और ये जो आजकल का रिवर बेड है दरिया सिंध का, ये मॉडर्न है, ये 1758 के ज़माने का है। अच्छा। जब आखिरी मरतबा दरिया ने ये रुख अख्तियार किया तो गुलाम शाह कल्हड़ो ने हैदराबाद का शहर बसाया। इसके किनारे, इसी के किनारे, किनारे जो शहर है ना वो वहाँ पे बसा। सामने ये एयरपोर्ट है, सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं। अच्छा 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 जंगल का हिस्सा। अच्छा, एयरपोर्ट तो बहुत करीब है इसका मतलब है यहाँ से, इसीलिए ड्रोन नहीं उड़ता यहाँ पर। जी हाँ। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ, 7 मरतबा वीरान हो गया। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकिएगा। ये तकरीबन हर पुराने शहर के साथ ये रिवाज जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सारे जो पुराने शहर हैं वो दरियाओं के किनारों पे आबाद होते थे। तो दरिया में तुगयानी होती थी, सैलाब आते थे, बड़े बड़े सैलाबों की वजह से शहर ख़त्म हो जाते थे। ठीक। फ़र्ज़ करें पहली मरतबा शहर बसा, कोई बड़ा सा सैलाब आ गया, लोग छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, उन्होंने रेज्ड ग्राउंड किया, दोबारा से शहर बनाया। सही। तो दूसरी मरतबा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं मरतबा, 7 मरतबा मोहनजोदड़ो आबाद हुआ, 7 मरतबा वीरान हो गया। सही। आखिरी ज़माने में जब ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आसपास में जो लोग रहते थे मकामी सिंधी, वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। सही। दूसरी सदी ईस्वी में, यानी 200 ईस्वी में वो यहाँ पे आए। उस ज़माने में कुशान बादशाहों की हुकूमत थी। सही। तो उन्हीं के ज़माने में यहाँ पे वो आए, उनको पता था कि जंगल के अंदर टीलों के नीचे पुराना शहर है जिसकी ईंटें उनको नज़र आती थी। उन्होंने वो ईंटें निकाली और सबसे ऊंची जो जगह है ये, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट श्राइन तामीर किया, जो ये नज़र आ रहा है हमें। ठीक, सही। दिस इज़ एक्चुअली अ बुद्धिस्ट श्राइन और बुद्धिस्ट टेम्पल। We call it a stupa. It was built in 2nd century AD and it survived up to 5th century AD. 500 ईस्वी तक ये था। फिर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया। तो ये मेन स्तूपा है और ये चारों तरफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे, पुजारी बुद्ध धर्म के, उनके कमरे हैं, उनके हुजरे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो 2 से 3 मज़हब का पैरोकार रहा? नहीं। मोहनजोदड़ो वाले जो थे वो एक मज़हब हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं पॉलीथियस्टिक रिलीजन। ओके। वो पॉलीथियस्टिक रिलीजन क्या मतलब, उसको हाँ, उससे मुराद लेते हैं हम? वो देवियों देवताओं की पूजा करते थे। अच्छा। जैसे शिवा है। सही। दे वर्शिप्ड शिवा की पूजा करते थे। जैसे शिव भगवान है, शिव शंकर, शिवलिंगम, शिव की पूजा करते थे। धरती माता के मुजस्मे बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा पानी की पूजा थी, जैसे दरिया सिंध है, ग्रेट बाथ है। पीपल के दरख्त की पूजा होती थी और इसके अलावा यूनिकॉर्न की पूजा होती थी। In short, we can say that the people of Mohenjo-daro worshipped polytheistic religion. It was the religion of gods, goddesses, trees, animism and water worship. Okay. सही है? सही। तो ये जब शहर ख़त्म हो गया, एक मरतबा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं मरतबा, उसके बाद जंगल हो गया। तो उसके बाद बुद्ध धर्म वाले यहाँ पे आए, उन्होंने सबसे ऊंचे टीले पे आके ये टेंपल बनाया, स्तूपा बनाया। इस स्तूपा का
कोई भी ताल्लुक नहीं है 5000 साल पुराने शहर से। अच्छा, ये अलग, ये बाद में जैसे कोई खाली पड़ा हो, ये अलग तहजीब है, वो अलग तहजीब थी। तहजीब की बात नहीं, ये असल में पीरियड की बात है। सही है, तहजीब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं, है। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा। देखे ना कि वो लोग जो है वो उन चीज़ों की पूजा परस्तिश करते थे जैसे पानी की, लेकिन बुद्ध वालों के पास तो एक वो सिर्फ बुधा की करते थे ना, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। 1922 से पहले ये जो स्तूपा है ऊपर गोल था, गुंबद की तरह। अच्छा। न दर था न दरवाज़ा था, और वहाँ पे बुधा का एक स्टेचू भी था, लोटस पे बैठे हुए थे। अच्छा। और सारा स्तूपा जो है वो फ्रेस्को पेंटिंग से डेकोरेटेड था। अच्छा। 22 से पहले लोगों ने ऊपर इसके चढ़ के देखा और उन्होंने कोशिश की कि शायद इसके अंदर कोई खजाना है। उन्होंने आधे से ज़्यादा खोद के तोड़ दिया। अभी भी यही लग रहा है। नीचे पहुँचे कोर में तो उनको संगमरमर का प्याला मिला, रेलिक कास्केट, जिसके अंदर जब उन्होंने खोला तो न सोना था, न चांदी, न हीरे जवाहरात। उसके अंदर हड्डियाँ थी और खाक थी। मोस्ट प्रोबेबली वो जो हड्डियाँ और खाक थी वो बुधा की थी, जो फाउंडर है बुद्ध धर्म का। तो उन्होंने गुस्से में आके वो प्याला तोड़ दिया और वो एशेस कहीं पे उड़ा दिया। अच्छा। तो ये ऊपर स्तूपा है, इसको हम एसडी एरिया कहते हैं, सामने एल एरिया है। सामने वो किले के जो टावर्स हैं और गेटवे है, और वो असेंबली हॉल। सही। असेंबली हॉल वो जगह है जहाँ पे हुक्मरान, बादशाह, पुजारी, अमीर, उमरा, वज़रा, फौजी सभी बैठते थे, इकट्ठे होते थे, फैसले करते थे, मीटिंग्स होती थी, सेलिब्रेशंस होती थी या जंगी मशकें होती थी। अच्छा। जैसे आजकल हमारे दरबार हाल होते हैं, कचहरी हाल होते हैं। जी जी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे उस ज़माने में कोई जमहूरी निज़ाम था जिसमें लोग आके शामिल होते थे, इकट्ठे बैठते थे। सही। तो ये हिस्सा और वो हिस्सा दोनों अपर सिटी में आते हैं, और वो लोअर सिटी है, अमीरों का इलाका, एलिट्स का इलाका, जहाँ पे ताजिर, बिजनेसमैन और अमीर उमरा, शाहूकार लोग रहते थे। अच्छा। डी के एरिया। सही। फिर ये वीएस एरिया है जहाँ पे मिस्टर वेट्स ने खुदाइयाँ की। तो उस हिस्से से हमें एक कारखाना मिला है जहाँ पे कपड़े को कलर किया जाता था। अच्छा। अजरकें बनाई जाती थी और वो कपड़ा बाहर भेजा। अच्छा, अजरक उस दौर में थी? बादशाह ने अजरक पहनी हुई है। ओके, ठीक है। वो सामने है एक इलाका एचआर का, जहाँ पे गरीब, हुनरमंद और कारीगर रहते थे। सही। ठीक है। और चौथा दरिया के साथ इलाका है, इंडस्ट्रियल जोन है, जिसको मुनीर एरिया कहते हैं। सही। तो 4 एरियाज जो हैं वो लोअर सिटी में हैं, ठीक है, ज़ेरी शहर में, और 2 एरियाज बाला शहर में, अपर सिटी में। सही। एक ये और दूसरा वो सामने वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। दोनों हिस्सों की आबादी कहा जाता है कि 50,000 से लेकर 1 लाख थी। सरकार बिल्कुल होगी, यकीनन होगी। जिस अंदाज के में शहर का फैलाव है उससे लगता है कि ये आबादी ज़रूर होगी। ज़रूर होगी। क्योंकि आजकल तो खैर वो बहुत बड़े बड़े घर और कोठियाँ और लॉन बनने शुरू हो गए ना, लेकिन हर दौर का अपना जो ज़िंदगी का तरीका था वो डिफरेंट होता था। छोटे छोटे घरों में लोग रहते थे और गलियाँ छोटी छोटी होती थी। हाँ। इसलिए कि उस ज़माने में हमारी जैसी बसें और गाड़ियाँ तो थी नहीं जिन्होंने वहाँ से गुजरना होगा। तो ये बात समझ में आती है कि जितना बड़ा एरिया है इसमें यकीनन जो है वो लाख के लगभग ज़रूर होगी इतनी आबादी। ये थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लें, यहाँ से कर लें, फिर आगे तालाब से चलते हैं। ठीक है। ये एक बाथरूम है, स्टेप 1 स्टेप 2। उसके बाद हम अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पे एक गुसल खाना, जिसको हम कहें उर्दू में, बाथरूम, नहाने की जगह थी। यहाँ पे पानी के बड़े बड़े मटके होते थे और वो पानी कहाँ से आता था, सामने देखेंगे वहाँ पे कुआं है वो। अच्छा। वो कुआं है, लोही पिंजरा पड़ा सही, है। सही, सही। तो वहाँ से या आसपास में दूसरे भी कुएं होते थे, वहाँ से पानी लाया जाता था और यहाँ पे नहाने की जगह थी। सही। तो उसके बाद नहाने के बाद जो पानी बचता था वो ऐसे नालियाँ बनी हुई थी, उनमें चला जाता था। अच्छा, ये पुराने दौर की नाली है? ये पुराने दौर की नालियाँ हैं और ये पत्थर है लाइमस्टोन का। अच्छा। उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स इनके ऊपर पड़े हैं ताकि आते जाते जो लोग यहाँ से गुजरते थे उनको कोई भी स्मेल वगैरह महसूस ना हो। ओके। इसीलिए ये पत्थर पड़े हैं हज़ारों सालों से ऐसे ही। जब अंग्रेज़ों ने खुदाइयाँ की मिट्टी हटाई तो ऐसे पड़े थे। अच्छा 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 अच्छा। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की जो सेहत और सफाई की आदत थी और उनकी प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। मुझे तो वो आज से ज़्यादा महज़ब लग रहे हैं। हाँ, ये डिविनिटी स्ट्रीट है। जब भी कोई ऐसे हमला होता था, अच्छा, या कोई सैलाब आ जाता था, लोग अपना सामान किले से उठाते थे और बच्चे और फैमिली यहाँ से निकल के चले जाते थे। अच्छा, जस्ट लाइक एन इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट। हाँ, बिल्कुल सही सही। और ये पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक हैं, लाइमस्टोन।
वेरी गुड सर। मैंने सामने डस्टबिन है, यहाँ पे 5000 साल पहले कचरा वगैरह फेंका जाता था। अच्छा, उस वक्त भी ये तस्वुर था। ये डस्टबिन है, कचरादान, और यहीं से वो जो भी कचरा होता था, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए खिलौने और टूटी हुई ब्रिक्स वगैरह यहाँ से मिली थी, तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये डस्टबिन है। अच्छा, यहाँ से सीधा जाएंगे, सामने एल एरिया, फिर आगे किले से जाएंगे सेमन होगा, फिर भंभोर, फिर अरेबियन सी। सो दिस इज साउथ। ओके, वो ईस्ट है, दरिया सही, दरिया से ईस्ट है। हाँ जी। सामने जाएंगे तो ये सीधा रास्ता यहाँ से जाएगा कीर्थर के पहाड़ मगरिब में, फिर बलूचिस्तान है, फिर ईरान है, फिर मेसोपोटामिया, मिस्र है। ये वेस्टर्न साइड है। अच्छा, यहाँ से सीधा जाएंगे नॉर्थ को, यहाँ से लाड़काना, फिर सक्कर है, फिर हड़प्पा, फिर नदरन एरिया, चाइना और अफगानिस्तान। अच्छा, ये कवर ड्रेन ये इसी की, अच्छा वही आ रही है, सही। ये जो हिस्सा देख रहे हैं इस तरफ करें, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इंतजामिया का, गली के इस तरफ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, ये रिलीजियस ब्लॉक है। ओके, सही सही सही। गलियाँ इतनी चौड़ी थी कि आसानी से बैलगाड़ियाँ आ जा सकें और किले के अंदर खाने पीने की सप्लाई हो सके, या जानवरों के लिए घास वगैरह, या फौजियों के लिए जो है हथियार वगैरह लेकर आते। ये आजकल की सड़क के बराबर है। हाँ, ये बड़ी बड़ी गेट्स हैं जिनमें लकड़ी के गेट होते थे। अच्छा, इस तरफ पहरेदार या चौकीदार होते थे, गार्ड होते थे खड़े। सही। लोगों से पूछते थे डिटेल्स कि आप नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, आपका आने का मकसद क्या है। तो लोग बताते कि मेरा नाम जावेद है, मैं शहजादपुर से आया हूँ, मुझे जाके मजहबी रस्में अदा करनी है। उनके बाद उनको अलाउ किया जाता था। अच्छा, वहाँ पे भी यही सिस्टम था, गार्ड थे। अच्छा, बाकायदा इंदराज होता था उनका। तो सील्स भी दिखाते थे आइडेंटिफिकेशन। हाँ। बड़ी ऊंची दीवारें थी, ऊंचे पिलर्स थे, 29 पिलर्स हैं। यहाँ पे बच्चे, खवातीन और मर्द सभी बैठे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। सही। पुजारियों के कमरे। वहाँ पे कुआं है, मुकद्दस कुआं। अच्छा, जिसके मुकद्दस पानी से इस तालाब को भरा जाता था। अच्छा, आपको दिखाता हूँ। गली है, गली के साथ कमरा है, कमरे के अंदर कुआं है। कुएं की 2 रिंग्स हैं, रिंग 1 है, रिंग 2 है। सही। यहाँ पे खड़े होके पानी निकाला, फिर वो दोनों रिंग्स के बीच में डाला। ठीक। तो ये कनेक्टेड है ड्रेन के जरिए। अच्छा, पानी यहीं से निकालो, यहीं डालते जाओ, वो भरता जाएगा। सही, डबल रिंग वेल, सही, जबरदस्त। ये देखें, सांप गुजरा है रात को, इसके निशान। ये रात को कोई मोटा सांप गुजरा है जी यहाँ से, ये उसके निशानात मुझे दिखाए हैं जावेद साहब ने, बल्कि ये इस तरफ भी हैं। अच्छा, ये इसका मतलब उधर से रेंगता हुआ आया, ये उधर से। सारा जंगल का इलाका है, तो रात को ऐसे सांप वगैरह आते रहते हैं। ये ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लिखा हुआ है। पॉपुलरली नोन एज ग्रेट बाथ बस, अपरेंटली यूज्ड फॉर वाइटल पर्पस बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ दाड़ो। ये जी ग्रेट बाथ। 39 बाय 23 बाय 8 फीट है। नीचे दोबारा बताइए कितने? 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा। सही। और ये ईंटों से बना हुआ है, सीढ़ियाँ शुमाल से जुनूब से, और फर्श के नीचे एक लेयर है इसका तारकोल का, ताकि जो पानी वहाँ से आए वो ठहरा रहे। ऐसा ना हो कि वहाँ से पानी आए, ज़मीन इसको पी जाए। अच्छा, इसके लिए लीकेज ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे जब हम रोड बनाते हैं उसके ब्लैक लिक्विड हारते हैं, जिसको डामर कहते हैं, तारकोल। जी जी। पहले वो बिछाया, उसके बाद ईंटें लगाते गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ताकि वो पानी यहाँ पे खड़ा रहे और लोग आसानी के साथ यहाँ पे अंदर जाके नहाएं और देवियों देवताओं की पूजा करें। सही है। सही। जब हफ्ते 10 दिन के बाद ये पानी मैला हो जाता था, नीचे लकड़ी का कॉर्क था, खोलते थे, ये पानी स्लोप में आके वहाँ ड्रेन के ज़रिए चला जाता था, जाके दरिया में बढ़ता था। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ करूँगा। ग्रेट बाथ में ये तखसीस थी कि ये वक्त औरतों का है, ये वक्त मर्दों का है? ऐसी कोई हमें मतलब एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि जो भी मुजस्मे मिले हमें वो ज़्यादातर औरतों के मुजस्मे हैं, मेल्स के भी हैं। अच्छा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। और उस ज़माने में धरती माता की पूजा होती थी। सही। यानी इसका मकसद है कि औरतों को एक मजहबी हैसियत भी हासिल थी। अच्छा, ये देखें, वो व्यू है जो 20 रुपए के नोट पे है। यस, हमारा जो 20 का नोट है, हाँ जी, उस तरफ है। ये जो 20 का हमारा नोट है, उसके ऊपर ये तस्वीर है, ऊपर स्टूपा, और ये ग्रेट बाथ। आजकल का 20 का नोट, पुराना 10 का होता था, ग्रीन कलर का। हाँ जी।
अच्छा, ये पोज है जो उसमें जो है वो 20 20 रुपए के नोट पे ऊपर स्तूपा और नीचे ग्रेट बार। ठीक ठीक, मैं मतलब थोड़ा सा पीछे अगर हो जाऊंगा तो ये सारा आ जाएगा। ये 20 रुपए का नोट है जी। मोहनजोदड़ो जब भी आएँ 20 रुपए का नोट साथ लेकर आएँ और उसको मिलाकर देखिएगा कि ये तस्वीर और वो तस्वीर कितनी रिजेंबल करती है। ये ड्रेनेज है, यहाँ से जो मैला सैला पानी होता था वो यहाँ से निकल के चला जाता था। सही। और इसको सिरंग भी कहते हैं, टनल टाइप है, अंदर आदमी इसमें घूम फिर सकता है। अच्छा, इसके नीचे टनल है बाकायदा? वहाँ से वहाँ तक ये लकड़ी के निशान थे, लकड़ी खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन आगे जाके फिर वो ड्रेन ओपन हो गई? हाँ, वो सारी नहीं, ये उस जमाने में लंबी चली जाती थी ना, हमें तो सिर्फ ये हिस्सा मिला है। अच्छा अच्छा उस अच्छा जमाने अच्छा, में ये लंबी थी, दरिया तक जाती थी। सही 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 सही। वो सारी जो है बकाया जो है ये आजकल के पाइप। अच्छा, ओके। ये सिर्फ ग्रैनरी है, अनाज का गोदाम। हाँ जी, ये जी अनाज का गोदाम। ये देखिए सांप रात को गुजरा है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है एक ही सांप है जो रास्ता बनाता हुआ रात को गुजरा है यहाँ से और अच्छी खासी लकीर छोड़ गया है। कहते हैं जावेद साहब ने मुझे बताया कि वो बहुत मोटा सांप होगा वो, जिसकी इतनी लकीर है। ये बहुत ही शानदार व्यू है, आप देखें यहाँ से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लें। ये अनाज का गोदाम, ये हवा की क्रॉसिंग के लिए खाने, ये प्लेटफार्म, लकड़ी के तख्ते चारों तरफ से बाक्स की तरह, और यहाँ पे छतें, छतों के नीचे अनाज रखा जाता था। ये सामने रिकॉर्ड कर लें। हाँ, मैं कर रहा हूँ, आप बोलते जाए, मैं इसको। ये सामने बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है मोहनजोदड़ो का, बहुत ही आलीशान शानदार। यहाँ से सारा कुछ ही नज़र आता है। बहुत ही ज़बरदस्त। ये इधर इधर भी, ये भी नज़र आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। और ये बड़ा मतलब शानदार व्यू है यहाँ से। इधर देखें, ये देखें सर, ये सीन तो वाकई बड़ा शानदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीन बहुत शानदार है। सामने ये जो गांव नज़र आ रहा है, मोबाइल के टावर्स नज़र आ रहे हैं, तो इस जगह पे आजकल गांव है, लेकिन 5000 साल पहले ये वो जगह थी जहाँ पे एक दरियाए सिंध के किनारे पे बंदरगाह था, जहाँ पे कश्तियाँ आके रुकती थी और सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती थी। सही है। तो आजकल ये जो हिस्सा है रिहायशी इलाका था मोहनजोदड़ो का। सही। यहाँ पे घर होते थे, जो भी किले में रहते थे। अच्छा, वहाँ से अनाज ला के फिर यहाँ ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़ाहिर है उस वक्त तो मेन ट्रांसपोर्ट जो है वो बैलगाड़ी ही थी। बैलगाड़ियाँ थी, कश्तियाँ थी, समंदर में बड़े बहरी जहाज होते थे। हाँ जी। और सारी ट्रेड होती थी। अच्छा जी, ये वाशरूम बने हुए, ये अच्छा इज्तिमाई वाशरूम थे, घरों में अलग वाशरूम का रिवाज नहीं था? घरों में भी वाशरूम थे नहाने के। हाँ हाँ। और बाथरूम, ये क्योंकि मुक़द्दस जगह थी ना वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, तो लोगों की ज़्यादा भीड़ थी। और ये पुजारियों के कॉलेज के पास है। अच्छा। पुजारी भी जो पढ़ने जाते थे, हाँ हाँ, पाक साफ होके फिर जाते थे पढ़ने, और फिर आके जब मजहबी इनको रस्में अदा करनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सारे शहर के, सारी दुनिया के लोग आते थे ना, तो ज़्यादा इसीलिए वाशरूम बने। मैं अंदर चला जाऊँ? यहाँ पे अच्छा, अंदर चले जाए, रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ बस वही मैंने रिकॉर्डिंग दिखाना है। ये जनाब पुराने दौर के वाशरूम और दीवारों की चढ़ाई। हाँ जी, ये जो मोटाई है ना दीवारों की जावेद साहब, ये तमाम तर कदीम जो हमारी इमारतें हैं या कदीम शहर जो हैं, उनकी तमाम तर इमारतों की मोटाई ये देखें ना, ये एक दीवार की मोटाई है 4 या 5 फीट। वो इसलिए है कि उस ज़माने में ये जो मोहनजोदड़ो का इलाका था, ये था ट्रॉपिकल रीजन। ठीक। ज़्यादा बारिशें, इधर जाना हमने। पानी, तो उस ज़माने में एक ही मरतबा खर्च किया जाता था और मजबूत तरीन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो सैलाबों को, जो बारिशों को सस्टेन कर सके। सही। ये कुआं है जिसको हम कहते हैं ओवल शेप्ड वेल, अंडे की शक्ल जैसा कुआं। अच्छा। कुएं ज़्यादातर गोल होते हैं, कुछ चौकोर भी होते हैं, हाँ। लेकिन ये अंडे की शक्ल जैसा है, बैजवी शक्ल का। अच्छा, इसका कोई रीज़न कोई पता चला? शायद ये इसलिए है कि अगर इसको गोल बनाते तो आधी गली इंक्रोचमेंट में चली जाती, इसीलिए इसको ओवल बना दिया है। सही सही। तो कुछ कुएं जो है पब्लिक के होते थे, अच्छा, जैसे गलियों के आसपास ये है, कुछ प्राइवेट होते थे घरों के अंदर। सही। पानी दरिया सिंध से भी लिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, और पीने के लिए यहाँ पे कुएं होते थे। अच्छा अच्छा, वो ज़ाहिर है पानी कोई बहुत ज़्यादा नीचे तो होगा नहीं, मेरा ख्याल है ज़रा दरिया करीब बहता था जी, तो मे भी 25-30 फुट या 40 फुट पर पानी निकल आता हो जी। तो ये हमारा मोहनजोदड़ो जो आपने देखा,
दुनिया की एक बहुत ही सर मैं जो है वो तहजीब। तो ये तहज़ीब कैसे शुरू हुई ये भी एक मुहिम्मा है, कैसे ख़त्म हुई ये भी एक मुहिम्मा है। मफरूज़े बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, बल्कि बाज़ लोगों ने यहाँ पे लाग किए तो उन्होंने कहा जी शहर को पलटा दिया गया था। मतलब ये कि इन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी, गुनाह सरज़द हुआ था इनसे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, तो ये शहर जो है पलटा दिया गया। ऐसा नहीं है। यहाँ कोई आफ़त ज़रूर आई है, लेकिन वो आफ़त मौसमी आती है। मतलब कुदरती आफ़ात में से कुछ नहीं है, कोई ज़लज़ला नहीं है। ये भी मुमकिनात में से है कि दरिया सिंध पहले जो है वो इसके एक तरफ बहता था और फिर उसने रुख बदला और जो है वो अब दूसरी तरफ आ गया, यानी पहले वो मगरिब में बहता था, इसके अब मशरक़ में आ गया। तो दरिया सिंध जो है वो इसका एक वतीरा या दस्तूर यही है कि ये जब भी अपना रुख बदलता है मगरिब से मशरक़ की तरफ बदलता है। मोहनजोदाड़ो बहरहाल जो है वो एक मुनफरद ख़ित्ता है। मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि ख़ास तौर पर यहाँ जो इंतज़ाम किया गया है मोहनजोदाड़ो का, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो इसके सफाई सुथराई के ज़िम्मेदार हैं, जो लोग इसके निगहदाश्त के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने वाकई इसे संभाल कर रखा है। दुनिया में बहुत कुछ होगा, मैं तस्लीम करता हूँ, हमसे ज़्यादा सहूलतें होंगी, हमसे ज़्यादा आसार क़दीमा होंगे, हमसे ज़्यादा तारीख़ होगी उनके रिच, लेकिन किसी के पास मोहनजोदाड़ो नहीं है। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया के मुफ़क्किरीन, मुहक़्क़ीन, मुसन्निफ़ीन मिलकर भी ये नहीं तय कर पाए कि मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब बर्बाद क्यों हुई, ख़त्म क्यों हुई, और इसी वजह से इसे जो है वो वादी सिंध की पुरअसरार तहज़ीब कहा जाता है। क्योंकि ये भी नहीं पता जो जानवर जिसकी ये पूजा करते थे उसकी कोई हड्डी नहीं मिली, कोई उसका गोश्त नहीं मिला, कोई सींग नहीं मिला, कोई दांत भी उसका नहीं मिला, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तसव्वुराती कोई जानवर था जिसकी वो पूजा पाठ किया करते थे। बुनियादी तौर पर वो बुतपरस्त थे और मुख्तलिफ़ मज़ाहब के पैरोकार थे। ये भी जो है वो जावेद साहब ने बताया कि 7 बार ये उजड़ा और 7 बार आबाद हुआ। गो कि बहुत सी जो आसार क़दीमा की साइट्स हैं उनके बारे में यही रवायात जो है वो सुनने को मिलती हैं कि ये कई बार उजड़ी और कई बार आबाद हुई, लेकिन मोहनजोदाड़ो की बात ही कुछ और है। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा कीमती असासा है जो पुरस्कार तो है, लेकिन हमारे लिए फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि दुनिया में सब कुछ है, लेकिन मोहनजोदाड़ो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कौमी विरसे की हिफाजत करें, इसे जो है वो प्रमोट करें। पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज वक्त की ज़रूरत है, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैंने बहुत सारे सयाह देखे जो जर्मनी से आए हुए थे, जो इंग्लैंड से आए हुए थे, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। कभी आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। यहाँ जब आप जो है वो उन गलियों में घूमते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये असरार से भरी हुई गलियाँ हैं। ये वो तंग व तारीक गलियाँ नहीं हैं जो मुग़लों के दौर में बनाई गई, या जो है वो सल्तनत दिल्ली के दौर में जो है वो जो छोटी छोटी गलियाँ जिनमें से वो मुश्किल घोड़ा गुजर पाता था, बल्कि ये गलियाँ आज की सड़कें हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि 4,500 साल पहले, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 2500 साल पहले भी इंसान तरक्की की किस मंजिल पर था। और अगर आपने ये सब कुछ देखना है तो मोहनजोदाड़ो आइए, इसे देखिए, इस पर फ़ख्र कीजिए, और इसे जितना प्रमोट कर सकते हैं करें, क्योंकि मोहनजोदाड़ो एक ही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।